एवरीवन, माई सेल्फ हर्षित कुमार पांडे और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर न्यूक्लियाई को। तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है क्लास 12, यानी इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं तो क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर न्यूक्लियाई को कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियाई में क्या, न्यूक्लियस में क्या होता है, किस चीज से बना होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं, मास नंबर किसे बोलते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद आता है कि मास डिफेक्ट क्या होता है। फिर उसके बाद आता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, इनके बारे में बात कर लेंगे। और इसी में आपका आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार ये भी आते हैं, इनकी बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो यही सब मेनली टॉपिक हैं जो कि आपके सीबीएसई, अगर हम सीबीएसई टर्म 2 की बात करें तो केवल इतना ही टॉपिक आपका है। और इसमें जो रेडियो एक्टिव है वो डिलीटेड है अगर हम टर्म 2 की बात करें, सीबीएसई टर्म 2 की बात करें। तो यहाँ पर मैं सीबीएसई टर्म 2 यानी क्लास 12 के बोर्ड को ही कवर करा रहा हूँ। तो इन्हीं चीजों की हम बात करेंगे। तो पहला टॉपिक आपका आएगा कि जो न्यूक्लियस होता है वो किसका बना होता है। तो देखिए, जो न्यूक्लियस है वो पहली बात आता है कि किसका बना होता है। तो जो न्यूक्लियस है वो बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो न्यूक्लियस किसका बना होता है, तो ये मेडअप ऑफ होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस इन्हीं का बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। अब देखिए, अब यहां पर आपका आता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। तो जैसे आपके पास कोई एलिमेंट जैसे लिख लेते हैं ए, जैसे यहां पर लिख देते हैं बी जेड ए, इस तरह से लिखा होता है। तो देखिए, जो नीचे टाइप का होता है, जो नीचे वाला पोर्शन होता है, इनको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो एटॉमिक नंबर आएगा। ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। और एम क्या होता है, मास ऑफ एटॉमिक मास। देखिए, मास नंबर ए होता है आपका मास नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। तो देखिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, उसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। और मास नंबर क्या होता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। तो यहाँ पर हमने मास नंबर क्या होता है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उनको मास नंबर बोलते हैं, जो नीचे वाला पोर्शन होता है, जैसे इस टाइप का कोई लिखा हो तो जो नीचे वाला होता है उसको एटॉमिक नंबर बोलेंगे और ऊपर वाले पोर्शन को मास नंबर बोलेंगे। तो ये था आपका मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होता है, सीधी सीधी भाषा में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब बात करते हैं आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स क्या होता है, तो आइसोटोप्स क्या होता है, सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे आइसोटोप। लेकिन मास नंबर इनमें डिफरेंट होता है, बट डिफरेंट इन मास नंबर, डिफरेंस इन मास नंबर। तो इनको क्या बोलेंगे, हम आइसोटोप्स बोलेंगे। जैसे 1 ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो देखिए, ये क्या है आपके आइसोटोप्स है, इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। देखिए 1 1 1, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, तो इनको क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। वही होता है आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, तो ऐसे एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट जिनका मास नंबर सेम हो, जिनका क्या हो, मास नंबर सेम हो।
मास नंबर क्या हो, सेम हो, उनको हम क्या बोलेंगे, आइसो बार बोलेंगे। वहीं तीसरा आता है आपका आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिनका नंबर ऑफ जिनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, तो उनको क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स बोलेंगे। तो देखिए, अब देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं। तो हम जानते हैं एटॉमिक नंबर में क्या होता है, जैसे जेड की बात करें तो एटॉमिक नंबर में आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो अगर हमको न्यूट्रॉन निकालना है, तो क्या होगा, तो जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला होगा आपका, आएगा n = a - z, यानी मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो यहां से आपको आइसोटोन्स मिल जाएगा। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसका बना होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं मास नंबर, नीचे वाले नंबर इसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर। तो आइसोटोप्स क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, जैसे इस प्रकार से ये क्या है, आपके आइसोटोप्स हैं। और आइसोबार हो गया जिसका मास नंबर सेम हो, और आइसोटोन्स हो गए जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला होता है a - z। तो इस तरह से आपका ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ न्यूक्लियाई का। अब इसके आगे की बात करेंगे कि मास डिफेक्ट क्या होता है, फिर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इनके बारे में अब हम बात करेंगे। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, अब इसके आगे की बात अब करते हैं। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या बात कर लिया, न्यूक्लियॉन किसके बने होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, फिर आइसोटोप्स क्या होते हैं इनकी बात कर लिया, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए फार्मूले की बात कर लिया। अब हम बात करेंगे कि इनकी साइज, शेप और डेंसिटी क्या होती है किसी भी न्यूक्लियस की, तब उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस का साइज, शेप क्या होता है। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियस की साइज की, तो देखिए न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो स्फेरिकल होता है। क्या होता है, एक प्रकार से स्फेरिकल होता है। क्या होता है, एक प्रकार से स्फेरिकल होता है। अब बात करते हैं शेप की बात करें, सबसे पहले ये शेप है आपका। तो शेप की बात करें तो न्यूक्लियस का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। अब बात करते हैं साइज की, तो न्यूक्लियस की कितनी साइज होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए एक्सपेरिमेंटली रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें पाया कि वॉल्यूम ऑफ मास इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, किसके, मास नंबर की। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है जिसमें रदरफोर्ड ने किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर के। मास नंबर मतलब ए के। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या कैसे लिखेंगे, तो न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का होता है, तो हो जाएगा 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो ये सब कांस्टेंट चीज है, तो यहां पर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां पर r की वैल्यू इक्वल टू आती है आपका r0 a की पावर 1/3। यहां पर r क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से इन सब चीजों से क्या होता है, यहां पर r की वैल्यू आती है, इन सब चीजों की जगह r आ जाता है। ये तो कांस्टेंट है तो इनकी जगह पर r आ जाता है, और r0 आ जाता है, r0 एक कांस्टेंट हो जाता है, और a की पावर 1/3। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया। और इसका साइज की बात करें तो करीब करीब 1.2 फर्मी यही आता है इनका साइज। तो एक्सपेरिमेंटली क्या रदरफोर्ड ने पाया, कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होता है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/3 पाई r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मास नंबर। तो यहाँ से r³ की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ पर r0 a की पावर 1/3, क्योंकि ये सब चीज तो कांस्टेंट है, इनका कोई महत्व नहीं, यहाँ पर इनका कोई महत्व नहीं, यानी जो महत्व है वो r का है। तो r इज इक्वल टू a की पावर 1/3 हो जाएगा, और r0 एक कांस्टेंट है। और करीब करीब इनकी साइज की बात करें तो
टू 1.2 फर्मी आता है, इतना इनका साइज आता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है डेंसिटी, किसका? डेंसिटी का आता है। तो हम बात करेंगे कि इनकी डेंसिटी क्या होती है। तो चलिए हमने बात कर लिया कि शेप क्या होता है, तो स्फेरिकल होता है, जो कि 10% ज्यादा डिग्री का डेविएशन होता है, इसी कारण से स्फेरिकल होता है। और साइज की बात करें तो इतना फर्मी आता है। और कैसे आता है, तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने पाया कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर है, और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को हम लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बताए हैं कि इनका कोई महत्व नहीं है, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, और यहाँ पर r नॉट एक कांस्टेंट आ जाएगा, और इसका साइज करीब करीब इतना फर्मी आएगा। तो ये था आपका शेप के बारे में बात कर लिया कि शेप क्या होता है, और साइज के बारे में बात कर लिया। अब आता है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ डेंसिटी बार बार इसलिए निकल रहा है क्योंकि अभी अभी हमने केमिस्ट्री का चैप्टर भी शुरू किया है, जिसमें हमने डेंसिटी की वहां पर बात किया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसी कारण से। तो अब हम बात करेंगे डेंसिटी की। तो हमने शेप की बात कर लिया, साइज की बात कर लिया, अब बात करेंगे डेंसिटी की। तो अब इतना इरेज कर देते हैं, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ डेंसिटी। तो देखिए बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ डेंसिटी का। तो देखिए हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे, तो मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, इनकी बात करेंगे। तो मास ऑफ न्यूक्लियस किसमें होगा, तो मास नंबर को हम ए से करते हैं, उसमें 1 AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा। तो देखिए अभी हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था कि आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, ये हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था, और आर की वैल्यू आई थी 1.2 FM, या इसको अगर आगे लिखना चाहें तो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 kg में आ जाएगा ये। अब देखिए अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है आर की यहां पर सब्स्टिट्यूट सबसे पहले कर देते हैं, फिर उसके बाद यहां पर जो होगा उसको देखेंगे। तो a इंटू 1 AMU अपॉन में 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए की पावर 1/3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका a। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी a इंटू 1 AMU अपॉन में 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 AMU की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन में 4/3, हाँ 4/3 पाई इंटू आर की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब, ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप। ये मीटर में होगा, देखिए मीटर में वैल्यू होगी, और एक केजी में होगी। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, वो करीब करीब आपकी जो वैल्यू आती है 2.1 इंटू 10⁻⁻7, इसी तरह से आती है 17 होता है 17 kg पर मीटर। यही इसका आंसर, यही इसका डेंसिटी का एक्सप्रेशन होता है, करीब करीब इतने ही ऑर्डर की आती है। तो यहां से आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रूव कीजिए कि जो डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट है किससे, मास नंबर से। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो डेंसिटी है वो यहाँ पर ए की वैल्यू तो कट जा रही है, इसी कारण से इस एक्सप्रेशन को एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है किससे, वो इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर से। तो इस प्रकार से एक्सप्रेशन इसका डिराइव होता है, और यहाँ से इसका प्रूफ इसी प्रकार से इतना आता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा।
तो ये था आपका एक्सप्रेशन ऑफ डेंसिटी। यहाँ पर हमने इसका यूज किया। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि ए की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। फिर देखिए यहाँ से आपको एक्सप्रेशन ऑफ डेंसिटी मिल गया। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या रही होगा कि प्रूव कीजिए जो डेंसिटी है वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी किससे, मास नंबर से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मास नंबर है वहां पर देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इतना ही आदर का आएगा। और ये यहाँ पर क्या होता है, एक प्रकार से यहाँ से इसका प्रूव यही होता है कि ये इंडिपेंडेंट होता है मास नंबर से। यहाँ पर ये इसका एक्सप्रेशन है।